हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैश एनालिसिस के बारे में बात की थी। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने मैश एनालिसिस का ही एक एडवांस कंसेप्ट होता है, दैट इज सुपर मैश एनालिसिस। वी हैव आल्सो डिस्कस दैट। आज के लेक्चर में जो अगला टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नोडल एनालिसिस। दो तरीके से किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। द वन इज़ मैश एनालिसिस, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग नोडल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो नोडल एनालिसिस, सर नोडल एनालिसिस जनरली नोड पे अप्लाई किया जाता है, और मैं कहूँ तो मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो प्रिंसिपल नोड्स पे अप्लाई किया जाता है। नोड के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है कि नोड कैन बी ऑफ टू टाइप। देयर इज़ वन सिंपल नोड और there is one principal node. Principal node can be a node जहां पर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या हो रहे हो, कनेक्टेड हो रहे हो। मतलब ये कि मोर देन टू एलिमेंट्स आर connected at a point, that is a principal node. We have already discussed this. Okay, simple node for two elements, for two elements. ठीक है, ठीक। नोडल एनालिसिस में जो रूल फॉलो होंगे वो होगा, एक तो केसीएल और एक होगा ओम्स लॉ। ये दो रूल का यूज होगा हमारे नोडल एनालिसिस में। हम देखेंगे भी किस तरीके से ये होगा, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब सबसे पहले ऐसा करते हैं कि किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं कि नोडल एनालिसिस में क्या क्या प्रोसीजर यूज होगा। उसके स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल से उन प्रोसीजर को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आप टोटल नंबर, किसी भी नेटवर्क के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स को पहचानिए। आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स इन गिवन नेटवर्क। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, असाइन द वैल्यू, असाइन द वैल्यू या वोल्टेज, आपको वोल्टेज देना है इस नोड पर। असाइन द वोल्टेज एट ईच प्रिंसिपल नोड जो जितने भी प्रिंसिपल नोड हैं उनमें से किसी एक नोड को आपको रेफरेंस मानना है। तो वन ऑफ द नोड इज टेकन एज रेफरेंस नोड and its potential या voltage should be taken as ground, should be taken as ground potential। ठीक, मतलब ये इस पॉइंट का मतलब ये है कि जितने भी प्रिंसिपल नोड्स हैं आपके नेटवर्क के अंदर, उन नेटवर्क में आप सभी को वोल्टेज असाइन कर दीजिए। उन सारे नोड में किसी भी एक नोड को आपको रेफरेंस बनाना पड़ेगा। उसी के लिए आप अपनी केसीएल की इक्वेशन लिखेंगे और उस रेफरेंस नोड का पोटेंशियल आप ग्राउंड अज्यूम करिए। ठीक है, देन द थर्ड पॉइंट, डेवलप केसीएल इक्वेशन फॉर दीज प्रिंसिपल नोड्स at each non-reference node while writing KCL equation. Assumption is made that node potential
is always at higher potential. अभी इस पॉइंट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा. द फोर्थ पॉइंट, by solving KCL equation, find node voltages. Find node voltages. Number of nodal equations. Number of nodal equations equal to कैपिटल N माइनस 1. जो भी किसी भी नेटवर्क के अंदर जो नोडल इक्वेशंस आएंगी वो आएंगी N माइनस 1, वेयर N इक्वल टू प्रिंसिपल नोड. अभी समझाता हूँ सारा प्रोसेस. कोई भी आपको अगर एक नेटवर्क दिया हुआ है, उस नेटवर्क में सबसे पहले आप क्या करिए, अपने प्रिंसिपल नोड पहचानिए. जितनी भी प्रिंसिपल नोड है उनमें से किसी भी एक प्रिंसिपल नोड को आपको रेफरेंस नोड मानना है और उसका पोटेंशियल आपको ग्राउंड लेना है. अब जितनी भी नोड बची उस रेफरेंस नोड के अलावा, उन सब के लिए आपको केसीएल की इक्वेशन लिखनी है. केसीएल की इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है कि जो भी जिस नोड के लिए आप केसीएल इक्वेशन ले रहे हैं तो वो नोड अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे होगा और उससे जुड़ी हुई बाकी सारी नोड लोअर पोटेंशियल पे होंगी. केसीएल इक्वेशन को सॉल्व करिए और नोड वोल्टेज निकालिए. एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा. एग्जांपल नंबर 1. आई हैव दिस सर्किट. दिस रेजिस्टेंस इज 2 ohm. द पोटेंशियल इज 5 volt. देयर इज वन more branch. Here it is also 2 ohm. There is some voltage source of 2 volt. There is also one more branch that is for 5 ohm resistance, and there is one current source whose current is 4 ampere. ये आपको नेटवर्क दिया है और वो आपसे ये कह रहा है कि आप नोड वोल्टेजेस निकाल लीजिए. ठीक है बेटा. सबसे पहले प्रिंसिपल नोड बचानिए. एक प्रिंसिपल नोड तो ये होगी, इसको मैं मान लेता हूँ 1. सर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो ये 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, और एक नोड हो जाएगी ये, दैट इज 2. यहाँ पर पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ, इसमें पोटेंशियल होगा V1, ये भी V1, ये भी V1. ठीक. और ये वाला जो 2 नोड है इसको मैं रेफरेंस नोड मान लेता हूँ. इसको मैं क्या मान लेता हूँ, रेफरेंस नोड. मुझे एक तो रेफरेंस नोड माननी पड़ेगी. और इसका पोटेंशियल किसको मान लो, मैं ग्राउंड पोटेंशियल मान लो. तो इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया. मतलब इसका वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा. ये बात सभी को समझ में आ गई. ठीक. अब तुमको ये बात पता है कि सर जो करंट होता है वो डायरेक्शन उसकी क्या होती है, हमेशा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है. ये तो सभी को बात पता है. ठीक. तो नोड को तुम हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल मानोगे, तो तुम जब भी केसीएल इक्वेशन लिखोगे उस केसीएल इक्वेशन के लिए करंट हमेशा कहां से फ्लो करेगा, प्रिंसिपल नोड से जाएगा ब्रांचेस में. तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस प्रिंसिपल नोड के लिए तुम केसीएल के इक्वेशन लिखने वाले हो, दैट शुड बी प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर दैट नोड. अगर मैं V1 के लिए मैं अगर केसीएल का इक्वेशन लिखने वाला हूं तो मैं ये मान के चलूंगा कि भैया ये जो 1 नोड के ऊपर जो ये V1 पोटेंशियल प्रेजेंट है, दैट मस्ट बी एट द हाईएस्ट पोटेंशियल. तो इसके लिए मैं कैसे केसीएल का इक्वेशन लिख सकता हूं, बाय अप्लाइंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1. ठीक है. अब नोड 1 मैंने पहले बता दी बेटा वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे, तो करंट की डायरेक्शन इस वाले ब्रांच के लिए करंट डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी. इसके लिए ये होगी, इसके लिए ये होगी. और करंट कैसे लिख सकते हैं सर, या तो करंट की वैल्यू पता हो. सर करंट की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे लिखूंगा सर, हाइयर मैक्सिमम किसी भी 2 नोड के पीछे कैसे लिखेंगे सर, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस. तो देखो इस वाले नोड पे अब मैं पहली वाली ब्रांच के लिए लिख रहा हूँ, ये वाली जो 5 वोल्ट वाली ब्रांच है उसके लिए लिख रहा हूँ V1 माइनस, इस नोड पर पोटेंशियल कितना है, V1 है. उसके बाद फिर यहाँ पोटेंशियल कितना आ रहा है, -5. और ये तो सेकंड नोड तो क्या है, रेफरेंस नोड ही है, और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 2 वोल्ट 2 ओम.
तो दिस इज द करंट फॉर फर्स्ट ब्रांच। सेकेंड वाले ब्रांच के लिए क्या हो सकता है, V1। अब देखो ये पोटेंशियल, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, तो इसको इसके लिए हम करंट, इसके लिए हम वोल्टेज कैसे लिखेंगे सर, पॉजिटिव होता तो हम VA माइनस VB लिखते हैं, लेकिन ये नेगेटिव, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, V1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये बात समझ में आ गई। सर इस वाले ब्रांच में तो करंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या इसके लिए तो हम डायरेक्ट करंट लिख सकते हैं, बट सर मैंने अज्यूम किया है कि मैं हाईएस्ट पोटेंशियल पे हूँ, तो अगर ये करंट V1 से होता हुआ रेफरेंस नोड की तरफ जा रहा होता तो मैं पॉजिटिव करंट लेता, क्योंकि मैंने अजम्पशन ये माना हुआ है ना कि V1 शुड बी प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पोटेंशियल। बट करंट जो दिया हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ था, यहाँ पे +4 लेंगे -4 लेंगे, -4 इक्वल टू 0। दिस इज द केसीएल इक्वेशन एट नोड 1। सभी को समझ में आ गया बेटा, ये बात सभी को समझ में आ गई कैसे इक्वेशन लिखना है। आपको जब भी केसीएल की इक्वेशन आप लिख रहे हैं तो आप ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि मेरा जो नोड है जिसके लिए मैं केसीएल की, जो मेरा प्रिंसिपल नोड है जिसके लिए मैं केसीएल की इक्वेशन लिखने वाला हूं, दैट शुड बी प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पोटेंशियल। ये मेरा अजम्पशन है, ये अजम्पशन माना जाता है नोडल एनालिसिस में। अब करंट की सर, अब केसीएल लिखना है, ब्रांच में करंट निकाला, तो मुझे पता है सर किसी भी दो नोड के बीच में जितना पोटेंशियल आ रहा है वो सब माइनस करिए, VA माइनस VB डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अब देखो सर इस वाले ब्रांच के लिए सर एक 5 वोल्ट का ये लगा हुआ है और यहाँ पे ग्राउंड है, तो मैं क्या लगूंगा, V1 माइनस 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 ओम। बट सर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए मैंने डिफरेंस किया, लेकिन ये क्या उल्टा पोलैरिटी का दे दिया, तो ये माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, V1 + 2 आ गया। इक्वेशन को सॉल्व कर दो, V1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 को मैंने एलसीएम ले लिया, V1 - 5 V1 + 2 -8 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2V1, दिस इज -5 + 2 -8 इक्वल टू 0। तो 2V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 + 5 13, 13 - 2 11, V1 इक्वल टू 11/2 इक्वल टू 5.5 वोल्ट। ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा। अब मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल नोड कितनी है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स कितनी है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स कितनी है, यहाँ पर एक 1 है, एक 2 है, तो नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन कितनी आएगी, n-1, n में है 2 - 1 इक्वल टू 1। तो देखो एक ही नोडल इक्वेशन तो यहाँ पर आई है, जैसे एक ही नोडल इक्वेशन तो यहाँ पर आई है, इस तरीके से हम डायरेक्ट फॉर्मूला से नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात बेटा सभी को समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यही कंसेप्ट नोडल एनालिसिस का बेटा, और कोई कंसेप्ट नहीं है। इन कंसेप्ट को याद रखना है, जो मैंने ये आपको प्रोसीजर लिखाए हैं 4 स्टेप, इसको आप याद रखिए, कभी क्वेश्चन आपको गलत सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे, अपने नोट्स में ये प्रोसीजर आप लिख लीजिएगा, इसी को फॉलो करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज फाइंड नोड वोल्टेजेस, find node voltages of circuit shown below। ठीक है, चलिए तो मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग को पता है क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करनी है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वैसे ही आप वीडियो को फिर अनपॉज करके अपना आंसर चेक कर लेना। ठीक, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो वो देखिएगा मैंने किस तरीके से सॉल्व कराया है। एट ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, एम्पियर, दिस इज 2Ix, दिस इज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, और इस वाली ब्रांच में जो करंट दिया हुआ है दैट इज Ix। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपको नोड पता है, तो सर नोड प्रिंसिपल नोड्स निकाल ली, तो सर एक प्रिंसिपल नोड तो ये V1 हो जाएगा,
एक प्रिंसिपल नोड ये V2 हो जाएगा, एक प्रिंसिपल नोड ये V3 हो जाएगा और एक प्रिंसिपल नोड ये V4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ बेटा प्रिंसिपल नोड्स कितनी है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स इक्वल टू 4, V1 V2 V3 V4। मैं इनमें से V4 को रेफरेंस नोड मान लेता हूँ। बेटा ये देखो क्या होता है कि हम जब नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम रेफरेंस नोड हमें लेना है, किसको लेना है, तो ये हमेशा लिख लिया करो एग्जाम में। अगर जो बच्चे ईएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी आईएएस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ले रहे हैं, बेटा जब भी आप कन्वेंशनल में क्वेश्चन लिखोगे तो इन स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो आपको इन स्टेप को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी सॉल्व करो, आपको आंसर आ रहा है तो वो सही है। बट अगर आप कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेटा ये चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आप इसमें रेफरेंस नोड को प्रॉपर मेंशन करिए। ठीक है, तो V4 इज माई रेफरेंस नोड मैंने मान लिया और इसको मैं क्या मानता हूँ, जीरो ग्राउंड पोटेंशियल मानता हूँ, दैट इज 0 वोल्ट। चलिए अब मैं मेरे कितनी नोड बची, नॉन रेफरेंस नोड मेरी कितनी बची, एक V1 बची, एक V2 बची, एक V3 बची। इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे केसीएल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो मैं एक ही करके लिखता हूँ। तो अप्लाइंग केसीएल एट नोड 1। तो सर अगर नोड 1 पे मैं केसीएल लिख रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि V1 मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल पे प्रेजेंट है, तो जो भी करंट निकलेगा वो V1 से निकलेगा, आउटगोइंग करंट होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले जो लिख रहा हूं वो मैं इस वाली ब्रांच के लिए लिखूंगा। तो इस वाली ब्रांच के लिए करंट कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, सॉरी वेट अ मिनट, मैंने Vx लिख दिया, दैट इज V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2। दिस इज माई फॉर दिस ब्रांच। अब सर एक और ब्रांच है V1 के लिए केसीएल इक्वेशन लिखने के लिए, ये वाली ब्रांच। इस वाली ब्रांच के लिए आपकी केसीएल की इक्वेशन क्या होगी, प्लस V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 4। और सर यहाँ पे तो ऑलरेडी करंट आ रहा है, बट सर मैंने assumption ये माना है V1 शुड बी प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पोटेंशियल। ठीक है, तो V1 शुड बी प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पोटेंशियल, तो सर करंट आउटगोइंग होना चाहिए, लेकिन ये करंट आ रहा है इनकमिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 एम्पियर इक्वल टू 0। ये बात सभी को समझ में आ रही है बेटा, दिस इज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा, मैंने 4 एलसीएम मान लेता हूँ सभी जगह। दिस इज इक्वल टू 2V1 माइनस 2V2 प्लस V1 माइनस V3 और माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा तो ये बन जाएगा 3 तो V1 हो जाएगा और माइनस 3V1 हो जाएगा, माइनस 2V2 माइनस V3 इक्वल टू 12। ठीक है, तो इक्वेशन मेरी क्या आ गई, 3V1 माइनस 2V2 माइनस V3 इक्वल टू 12। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ applying KCL at node 2। अब मैं सेकंड वाली नोड पे KCL लगाता हूँ। अब अगर मैं KCL अब मैं नोड 2 पे लगा रहा हूँ तो मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल कौन सा है, V2 है, तो जो भी करंट निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, वो V2 से निकलेंगे। तो अब इस वाली ब्रांच के लिए इस वाली ब्रांच के लिए मैं केसीएल लगा रहा हूँ नोड 2 से, तो करंट V2 से V1 की तरफ जाएगा, V1 से V2 की तरफ जाएगा, V2 से V1 की तरफ जाएगा, क्योंकि सर V2 इज एट द हायर पोटेंशियल। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन इसके लिए बनेगी V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 प्लस, सर ये V4 तो 0 है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर है 4 ओम, मैं बताना भूल गया, दिस रेजिस्टेंस इज एट 4 ओम। तो ये वाले के लिए क्या हो जाएगी, V2 माइनस 0 बाई 4, तो V2 बाई 4 डायरेक्टली लिख लेता हूँ, और दिस इज V2 माइनस V3 बाई 8 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप 8 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ, V3 इक्वल टू, सिंप्लीफाई करोगे बेटा एलसीएम लोगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, 6V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो अब V3 के लिए हम लिख लेते हैं, V3 के लिए हम लोग लिख लेते हैं क्या, केसीएल की इक्वेशन। तो अप्लाइंग केसीएल एट नोड 3। तो अब हाईएस्ट पोटेंशियल किस पे है, V3 पे है, तो V3 से सारे करंट निकलेंगे, तो एक करंट क्या आ जाएगा, V3 माइनस V1 डिवाइड बाई 4 प्लस V3 माइनस V2 डिवाइड बाई 8
प्लस अब ये वाला जो ब्रांच है बेटा 2ix वाला, इसमें तो करंट आउट गोइंग है तो ये पॉजिटिव करंट के फॉर्म में लेंगे हम लोग, तो प्लस 2ix इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ix की वैल्यू तुम देखो ध्यान से यहां पर कि ix की वैल्यू ये जो है, ये वाली जो ब्रांच है इसमें बोल रहा है कि ये ix की करंट है, इसमें ix करंट फ्लो कर रहा है। तुम्हें पता है सर करंट फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ix की वैल्यू क्या है यहां पर, ix इज v1 माइनस v2 v1 माइनस v2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि देखो यही तो ix है ना। ix क्या है, इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द हायर पोटेंशियल फ्रॉम टू करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो व्हाट इज द हायर, अगर ix की डायरेक्शन ये तो v1 हायर पोटेंशियल पे होगा, v2 लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v1 माइनस v2 डिवाइड बाई करंट कर दो, तो डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर दो 2 ओम का, तो क्या निकल के आ जाएगा, ix निकल के आ जाएगा बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो बाय सॉल्विंग, आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आंसर अपना वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आंसर शुड बी v1 इक्वल टू माइनस 0.9 वोल्ट, v2 इक्वल टू 1.5 वोल्ट और v3 इक्वल टू 6.3 वोल्ट। आंसर आप लोग अपना वेरीफाई कीजिए। अगर आप लोग का और कोई आंसर आ रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट। हो सकता है आंसर डिफरेंट भी हो, क्योंकि क्या है कि मेरे पास का सॉल्यूशन नहीं है, और मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है हो सकता है कि वो आंसर गलत भी हो। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर आपका बेटा आंसर डिफरेंट आ रहा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं इसको वेरीफाई करूँगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो आई थिंक थोड़ा समझ में आया होगा सर किस तरीके से हम लोग नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ मूविंग फॉर अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, है ना, तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइंड Vx ऑफ नेटवर्क शोन बिलो। नेटवर्क जो दिया है वो ये दिया है, दिस इज 1 ओम, प्लस माइनस Vx प्लस माइनस 6 वोल्ट, this is 1 ohm, this is one current source whose value is 2Vx, this is voltage source of 10 volt, यहाँ पर भी एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है दैट इज ऑफ 4 वोल्ट। देयर इज वन मोर ब्रांच 2 ohm resistance connected with this node। ठीक, चलिए आपको निकालना है बेटा यहाँ पे Vx। तो ये वाली नोड क्या है, इस वाली नोड पे पोटेंशियल कितना है Vx, इस वाली नोड पे पोटेंशियल कितना है Vx। इस वाली एक प्रिंसिपल नोड तो बेटा ये हो जाएगी, यहाँ पे देखिए कितनी ब्रांचेस प्रेजेंट है 1 2 3, तो एक प्रिंसिपल नोड तो अभी कौन सी वाली हो गई, ये वाली फर्स्ट नोड इज प्रिंसिपल नोड। क्या ये वाली नोड प्रिंसिपल नोड हो सकती है, नो। तो एक प्रिंसिपल नोड आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। सर एक प्रिंसिपल नोड ये वाली भी हो जाएगी, बट इसकी यहाँ पर केसीएल लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इन 2 नोड से काम चल जाएगा। देखो कैसे सर, मैंने सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ में आएगी कि मेरे एड नोड पर v1 इक्वल टू Vx है, ठीक है, v1 इक्वल टू Vx है, क्योंकि बेटा नॉट शॉर्टेड है और शॉर्टेड नोड्स होती है तो उनका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब मैं
केसीएल अप्लाई करूंगा बाई अप्लाइंग केसीएल एट नोड 1 लगाइए इसमें। तो केसीएल के लिए सर पहली ब्रांच तो सर कौन सी वाली ब्रांच हो जाएगी? पहली वाली ब्रांच तो ये है, और मेरी जो मैंने नोड मानी है वो मैंने सेकंड नोड V2 मेरी जो है वो रेफरेंस नोड है, और वहां पर मैंने पोटेंशियल माना है 0 वोल्ट अजम्पशन। ठीक, चलिए देखो अजम्पशन ये हम लोग मान लेते हैं कि रेफरेंस नोड सर हमारा बेसिकली अगर मैं 0 मान लिया तो वो जो अगर बाई चांस अगर इस रेफरेंस नोड के ऊपर कोई पोटेंशियल भी हुआ तो वो एक्चुअली होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है, ना कि किसी नोड के ऊपर पोटेंशियल। तो अगर आपने रेफरेंस नोड को 0 वोल्ट अगर ग्राउंडेड कर दिया है, अजम्पशन ये मान लिया है, तो अगर उसके ऊपर कोई पोटेंशियल होगा भी तो वो पोटेंशियल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? उससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई नोड है उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो ये मत सोचना कि सर हमने ये 0 वोल्ट मान ली, क्या हो सकता है यहाँ पे और भी कोई पोटेंशियल हो? बिल्कुल हो सकता है बेटा, बट हमने अगर ये अजम्पशन मान ली कि भाई सेकंड नोड अगर हमारी ग्राउंड है और रियलिटी में यहाँ पर अगर कोई पोटेंशियल हुआ तो वो पोटेंशियल किस में ट्रांसफर हो जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है। ठीक है, तो चलो मैं V1 पे अगर निकाल रहा हूँ तो V1 का मुझे पता है पोटेंशियल कितना है Vx, तो Vx डिवाइड बाई 1, क्योंकि ये तो देखो Vx माइनस सेकंड नोड मैंने क्या मानी? रेफरेंस नोड मानी, वहाँ पोटेंशियल कितना है 0, तो Vx माइनस 0 डिवाइड बाई 1। चलिए सेकंड वाली ब्रांच है ये वाली, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? Vx माइनस केसीएल इक्वेशन लगा रहा हूँ, Vx माइनस 6 डिवाइड बाई 1। बात समझ में आ रहा है? सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Vx एक बीच में 6 वोल्ट आया माइनस 0 डिवाइड बाई 1 ओम। चलिए अब मैं जो लगा रहा हूँ वो ये वाली ब्रांच के लिए। सर इस वाली ब्रांच में तो सर मुझे करंट दिया हुआ है, वो करंट कितना है? प्लस 2Vx, क्योंकि सर करंट आउट गोइंग है, या तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। और एक ब्रांच सर मेरी ये वाली है, दैट इज ये। ठीक, तो इस वाली ब्रांच के लिए मैंने इस पूरी वाली ब्रांच को यहाँ से लेके यहाँ तक माना, तो इस वाली ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा? Vx, यहाँ पोटेंशियल कितना है? नेगेटिव प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस होता तो माइनस में आता, लेकिन ये माइनस प्लस में, तो ये किस में आएगा? प्लस में आएगा। Vx प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरी एक ही क्वेश्चन में मेरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या बेसिकली सर इजीली हम यहाँ से Vx के निकाल लेंगे। तो 2Vx माइनस 6, पहले तो Vx प्लस Vx माइनस 6 प्लस 2Vx प्लस Vx प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? ये पहले तो ये 2Vx माइनस 6 प्लस 2Vx प्लस Vx प्लस 4 बाई 2, यहाँ से मैं ये ले लूँगा एलसीएम, पहले तो ये 4Vx माइनस 6 कर लो, ठीक है, प्लस Vx प्लस 4 बाई 2, मैंने 2 एलसीएम दिया तो 8Vx माइनस 12 प्लस Vx प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया? ये 9Vx हो गया, 9Vx माइनस 8 इक्वल टू 0। तो Vx की वैल्यू कितनी आ गई? 8/9 इक्वल टू आंसर। तो सर इस वाले क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था बेटा? वो है ये जज करना कि यहाँ पे भी सर हम क्या, हमें यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस लगाएं? जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो पहली बात तो यहाँ तो क्या है कि आपको अगर कम नोडल इक्वेशन से काम चल रहा है तो आप कम से कम नोडल इक्वेशन को यूज करिए और अपना आंसर निकालिए। ये सभी को बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि सर ये तो ग्राउंडेड था और ये प्लस माइनस 4 वोल्ट है, तो एक्चुअली यहाँ पे इस नोड का तुम्हें पोटेंशियल पता पड़ गया। क्यों हम यहाँ लगा पा रहे हैं? क्यों हमने ये कोऑर्डिनेट, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? -4 वोल्ट। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही? क्यों मैंने सर यहाँ पे एक और नोडल एनालिसिस इस वाले नोड के लिए नहीं निकाला? क्योंकि इस नोड पे ऑलरेडी पोटेंशियल दिया हुआ है और वो पोटेंशियल कितना है? -4 वोल्ट, क्योंकि ये तो ग्राउंडेड नोड है और ये यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, बैटरी सोर्स दिया हुआ है +-4 वोल्ट का। तो ऑब्वियसली बात है इस नोड में पोटेंशियल कितना होगा? -4 वोल्ट। जब मुझे उस नोड का अगर पोटेंशियल पता पड़ चुका है तो मुझे वहां नोडल लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? Vx प्लस 4 डिवाइड बाई 2, जो मैंने यहाँ लगाया है। ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा ना? चलिए, तो आई थिंक आंसर इज क्लियर, दैट इज Vx इक्वल टू 8/9 वोल्ट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फॉर मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज गुड क्वेश्चन बेटा। फाइंड I1
I2, I3 and I4. This is the circuit diagram. Find I1, I2, I3, I4. This is 25 ohm. This is the current source, that is 0.2 V1. This is 10 ohm. This is 2.5 ampere. This is 100 ohm. ठीक, चलिए हाँ, अब एक ब्रांच जो जा रही है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, और एक ब्रांच जो जा रही है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। ठीक, जो एक ब्रांच है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, और एक सेम ब्रांच है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो करंट हमें निकालना है दैट इज फॉर I1, दिस इज I2, दिस इज I3 और दिस इज I4। आपको ये I1, I2, I3, I4 निकालना है। जो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं दे कैन पॉज द वीडियो, और वीडियो को पॉज करने के बाद में वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर उनका आंसर निकल के आता है तो वीडियो को फिर अनपॉज करके आंसर अपना वेरीफाई करें। और जिनको बेटा समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल शांति से बैठो और देखो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन ES में ही पूछे जाते हैं, कभी कभी गेट में भी पूछ ले जाते हैं, और कन्वेंशनली ये क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये हम देखेंगे किस तरीके से। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ही ईजी है, बट पेशेंस रखना होता है ऐसे क्वेश्चन के साथ में। नेटवर्क में जब भी आपको कोई करंट निकालने वाले क्वेश्चन है, देखिए जब भी नेटवर्क के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी मत करिए। ज़्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंस के साथ में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चले। और अगर अभी आप बेसिक स्टेज पर हैं, अभी आप लोग को इतना प्रैक्टिस नहीं है, स्टार्टिंग अभी आप लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस की है, तो बिल्कुल तरीके से शांति से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर देखो कि कितना मजा आता है। ठीक, तो सर सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं नोड के कुछ नामकरण कर देता हूँ। दिस इज माई नोड ए। तो बेटा ये देखो, ये नोड के बीच में तो कोई एलिमेंट नहीं, तो ये नोड ए है तो ये भी नोड ए होगा। इसके बीच में भी सर कोई एलिमेंट नहीं, तो सर ये भी क्या होगा, ये भी नोड ए होगा, क्योंकि सारे नोड शॉर्टेड है नहीं है। चलिए सर इस नोड को मैं बी मान लेता हूँ, तो ये जो नोड है ये भी शॉर्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगी, नोड बी हो जाएगी। और ये भी नोड है तो ये नोड क्या हो जाएगी, ये नोड भी बी हो जाएगी। यहां तक सभी को बेटा समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट अभी तक? चलिए सर अगर ये इस तरीके से हमें नोड पता पड़ गया तो क्या मैं सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। मैंने ये नोड ए मानी यहां पर और एक नोड मानी मैंने बी यहां पर। तो सबसे पहली ब्रांच को तुम देखो कि ए से बी के बीच में कितना एलिमेंट लगा हुआ है, 25 ओम। ठीक है, ये लगा हुआ है। इसके बाद में बी से ए के बीच में क्या लगा हुआ है, पैरेलल, क्योंकि ये अलग ब्रांच है। तो बी से ए के बीच में एक करंट सोर्स लगा हुआ है। बस समझ में आ रहा है बेटा? जिसकी डायरेक्शन क्या है, बी से ए की तरफ है। बी से ये भी ए है, ये भी बी है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 V1 गिवन है। फिर ए से बी के बीच में, फिर ए से बी के बीच में एक 10 ओम का रजिस्टर गिवन है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर बी से ए के बीच में, अब की बार ए से बी, इस डायरेक्शन क्या है, ए से बी है, एक करंट सोर्स गिवन है 2.5 एम्पियर का। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक, चलो अब फिर से देखो ध्यान से।
सर ये फिर से 2.5 एम्पियर फिर से ए और बी के बीच में एक 100 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है बेटा, ये बात सभी को समझ में आ गई। और यहाँ पे ये गिवन है कि दिस V1 क्या गिवन है, V1 देखो V1 गिवन है कि ये 25 ओम के बीच में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, दैट इज V1। सभी को समझ में आ गया बेटा। तो ये 25 ओम के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है के बीच में ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दैट इज V1। नाउ सर ये तो एक पैरेलल सर्किट समझ में हमको आ रहा है और ये तो बहुत इजी है, तो क्या करोगे बेटा, नोडल लगाओ। कितनी प्रिंसिपल नोड है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड इज 2। एक को रेफरेंस मान लो, मैंने बी नोड को क्या मान लिया, नोड बी को रेफरेंस मान लिया। ये तो अजम्पशन करना ही पड़ता है नोडल एनालिसिस में। तो वीवी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो क्या करेंगे, ए के ऊपर केसीएल लगा दो बेटा, ये तो बहुत सिंपल है। बाई अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए, तो ये नोड ए का मैंने पोटेंशियल तो देखो सर ये V प्लस माइनस V1 दिया हुआ है, तो बेटा ये तो क्या है, ये तो ग्राउंडेड है, तो ये तो 0 है। तो ये V1 पोटेंशियल कैसे होगा, मतलब VA का ही पोटेंशियल कितना है, V1। ये बात सभी को समझ में आ रही है बेटा। ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में कि 25 ओम के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज V1। अब ये 25 ओम किन दो नोड के बीच में, एक VA और एक VB, तो वोल्टेज कितना डिफरेंस होगा 25 ओम के ऊपर, VA माइनस VB, और VB की वैल्यू क्या है, 0। आपने अजम्पशन माना है, नोड आपका रेफरेंस है, तो VA की वैल्यू ही क्या है, V1। अब यहाँ पे KCL लगा दो बेटा, तो VA की नोड की वैल्यू क्या है, V1 है, तो मैं V1 ही मानूंगा। V1 माइनस 0/25 ओम, एक ब्रांच तो ये हो गई। एक ब्रांच में करंट आ रहा है दैट इज 0.2 V1, क्योंकि करंट इनकमिंग है, और हमको पता है नोडल एनालिसिस में हाईएस्ट पोटेंशियल क्या होता है, वही नोड होता है। तो करंट अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है, V1/10, ये करंट 2.5 एम्पियर वाला करंट नोड से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2.5 एम्पियर लेंगे, और ये वाला हो जाएगा V/100। दिस इज ऑल्सो A, दिस इज ऑल्सो B, इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लो बेटा, तो मैं एलसीएम लेता हूँ 100, 4V1 माइनस 20V1 प्लस 10V1 प्लस 250 प्लस V इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4V1 माइनस 20V1 प्लस 10V1 प्लस V प्लस 250 इक्वल टू 0। तो ये 10 4 14 प्लस 15 माइनस 20 माइनस 5V1 माइनस 5V1 प्लस 250 इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 50 वोल्ट। इतना तो चल समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन पे आओ कि सर V1 की वैल्यू आ चुकी है 50 वोल्ट, V1 आ गया 50 वोल्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल हो चुका है। अब देखो ध्यान से, सर V1 की वैल्यू 50 वोल्ट आ गई, तो इस 25 ओम के बीच में कितना करंट फ्लो करेगा, क्या मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं, बिल्कुल। मैंने इसको मान लिया IA की बेटा वैल्यू क्या होगी, 25 ओम के ऊपर जो करंट जा रहा है, सर वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय करंट। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB को तुमने अज्यूम किया है 0 वोल्ट, तो VA की तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 50 डिवाइड बाई 25। तो वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2 एम्पियर। बात सभी को समझ में आ गया। IA की वैल्यू क्या आ गई, 2 एम्पियर। नाउ इस वाली नोड बी पर तुम KCL लगाओ, अप्लाइंग KCL एट नोड बी, इस वाली पे तो क्या आएगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट क्या है, एक तो IA है, और आउटगोइंग करंट क्या है, एक I3 है, और एक 0.2 V1 है। बात सभी को समझ में आ रही है बेटा। तो यहाँ से I3 की वैल्यू, IA की वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर, I3 तुमको निकालना है, प्लस 0.2 V1 की वैल्यू कितनी है, 50। तो यहाँ से I3 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस ये 0.2 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 2 10।
तो मतलब -8 एम्पियर, मतलब I3 इक्वल टू -8 एम्पियर तुम्हारा रिजल्ट आ गया, पहला करंट आ गया। बात समझ में आ गया? चलो अब ये आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा इस नोड ए की, समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये बी नोड तुमने अज्यूम की है ग्राउंड पे है, तो ये वाला जो करंट IV मैं मान रहा हूं, ये करंट तुम निकाल सकते हो। IV की वैल्यू कितनी होगी जरा बताना मुझे। IV इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB, मतलब 50 माइनस 0 डिवाइड बाई 10 ओम। कितना करंट आ गया, 5 एम्पियर। तो दिस करंट इज 5 एम्पियर। तो अब तुम क्या करो, इस नोड ए पे, ये वाली नोड ए पे जो मैंने हाईलाइट की हुई है, इस पर तुम क्या लगाओ, KCL लगाओ। अप्लाइंग KCL, अप्लाइंग KCL एट दिस नोड ए। कौन सी वाली बेटा नोड ए, ये वाली नोड ए। बात समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। हाँ, तो यहाँ पे करंट क्या हुआ, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना आ रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, सभी लोग देखो ध्यान से यहाँ पर। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ से इनकमिंग करंट आ रहा है। एक काम करता हूँ, पहले मैं ये नोड बी पे लगाता हूँ। नोड बी से निकालने से थोड़ा इजीनेस रहेगी, क्योंकि हमको I3 पता है, तो हम I4 इजीली निकाल सकते हैं। बेटा पहले इस वाली नोड बी को देखो। किस वाली नोड बी को देखो, इस वाली नोड बी को देखो। तो मैं इसको एक मिनट, मैं, हाँ हाँ, मैं किस वाली पे लगा रहा हूँ बेटा, मैं इस वाली पे लगा रहा हूँ, मैं इस वाली ब्रांच पे लगा रहा हूँ, एट नोड बी। तो देखो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एक तो इनकमिंग करंट कितना आ रहा है, एक IB आ रहा है, एक 2.5 एम्पियर आ रहा है, एक I3 आ रहा है, और ये I4 जा रहा है। I3 तुम निकाल चुके, तो IB की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 2.5। I3 तुमको निकाल लिया तुमने अभी, कितना था, -8। तो -8 इक्वल टू I4। I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। I4 इक्वल टू 7.5 -8 इक्वल टू -0.5 एम्पियर। बात सभी को समझ में आ गया बेटा, I4 की वैल्यू आ गई। चलो अब अगला स्टेप, अगला स्टेप करने के लिए मैं ये वाली नोड पे KCL लगाने वाला हूं। ध्यान से देखो, क्या ये VA की वैल्यू 50 वोल्ट है, तो तुम क्या इसके ऊपर करंट निकाल सकते हो। ये करंट IC मान लो, ये करंट की वैल्यू कितनी होगी, IC इक्वल टू 50 माइनस 0, 50 डिवाइड बाई 100। ये तो वैसे भी निकालने की तुमको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये सर इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ये I4 जो है वो इधर की तरफ ही जाएगा, और तो भी रास्ता है ही नहीं है, तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है तुमको। ठीक है, मैंने इसको एरेज कर दिया। अब इस वाली नोड ए पर y अप्लाइंग KCL एट दिस नोड ए। अब मैंने पहले एरो बना दे रहा हूं, तो मुझे कंफ्यूजन ना होगी मैं किस नोड ए पे लगा रहा हूं। मैं इस वाली नोड ए पे मैं KCL लगा रहा हूं। देखो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो एक करंट तो देखो ये आउटगोइंग, पहले पहले तुम ऐसा करो कि तुम पहले इनकमिंग करंट देख लो। एक तो ये I2 आ रहा है, एक ये I4 आ रहा है, या तीन ही ब्रांचेस तो हैं। एक तो ये I2 आ रहा है, एक ये I4 इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, ये दिस इज I4, और ये 2.5 एम्पियर जा रहा है। तो मतलब I2 प्लस I4 तो आ रहे हैं, और ये 2.5 एम्पियर जा रहा है। I4 की वैल्यू बेटा तुमने कितनी निकाली है, I2 इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी आई थी, I4 की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। I4 इज -0.5 एम्पियर इक्वल टू 2.5 एम्पियर। I2 इक्वल टू बेटा 3 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है, ये सभी को बेटा समझ में आ गई चीज है। ये कंफ्यूज देखो, समझने की कोशिश, हमने इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके तो हमने पहले नोडल वोल्टेज निकाल लिया, फिर इसी सर्किट को सॉल्व करके हम क्या निकाल रहे हैं, सारे करंट निकाल रहे हैं। अब कौन सा ये नोड रह गई, ये वाली नोड रह गई, ये वाली नोड है। इस वाली नोड ए पे KCL लगा लेते हैं। ठीक है, वाई अप्लाइंग KCL एट दिस नोड ए। तो देखो यहां पर कौन कौन से करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एक तो 0.2 V1 आ रहा है,
ठीक है, एक I1 आ रहा है, ठीक है, एक तो 0.2 आ रहा है, एक I1 आ रहा है, और जा कौन कौन से करंट रहे, एक तो ये I2 जा रहा है और एक ये IV जा रहा है। IV तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, IV की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, IV की वैल्यू ऑलरेडी तुमने निकाली हुई है 5 एम्पियर। तो I1 प्लस 0.2 V1 तो आ रहा है, I1 प्लस 0.2 V1 तो आ रहा है। जा कौन सा रहा है, एक तो IV जा रहा है और एक I2 जा रहा है, I2 और इन सारी वैल्यू तुम निकाल चुके। तो I1 की वैल्यू तो तुम्हें निकालनी है 0.2 इंटू 50, IV तुमने कितना निकाला हुआ 5 और I2 कितना निकाला 3। तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, I1 इक्वल टू 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 10, I1 इक्वल टू -2 एम्पियर। तो आंसर जो आया है वो तुम्हारा वो आया है, I1 की वैल्यू आई है -2 एम्पियर, I2 जो आया है दैट इज 3 एम्पियर, I3 जो आया है, I3 कितना आया था अपना बेटा -8 एम्पियर, और I4 आया है -0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं जो हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक बेटा दिस क्वेश्चन इज क्लियर सभी को। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया कि हमने सबसे पहले इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ये VA की वैल्यू निकाल ली, और फिर इस सर्किट को सॉल्व करके हमने डिफरेंट नोड्स पर लगा के हम लोगों ने I1, I2, I3, I4 की वैल्यू निकाल ली है। सो आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए नाउ वी शुड मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, this is for homework. The first homework question, find, but question number 1 for homework, find the node voltage of circuit shown below। मतलब आपको यहाँ पे नोड वोल्टेज V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है, V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सर्किट इज 2 ohm, 2 volt, 2 ohm, this is also 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 एम्पियर, ठीक है। दिस इज योर V1 और दिस इज योर V2। तो आपको क्या करना है, V1 एंड V2 को फाइंड आउट करना है। हो जाएगा बेटा सभी से? आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट इज द आंसर, ठीक है। आई विल वेरीफाई इट वेदर आंसर इज राइट और नॉट, ठीक है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। दिस इज होमवर्क नंबर 1 नाउ। तो बेटा नोडल एनालिसिस के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कुछ इस तरीके के रहते हैं। इसी नोडल एनालिसिस में एक जो नया कंसेप्ट होता है, जैसे मैथ्स के अंदर एक जो नया कंसेप्ट है दैट इज सुपर मैश एनालिसिस, इसी तरीके से एक कंसेप्ट नोडल एनालिसिस के अंदर भी होता है दैट इज सुपर नोडल एनालिसिस। वो क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। सुपर नोडल एनालिसिस। तो सुपर नोडल एनालिसिस से मतलब ये है कि सर सुपर नोड होती क्या है। व्हेन ideal voltage source, either it can be a dependent or it can be an independent, ideal voltage source is connected between two non, ये ध्यान रखना, two non reference node. It is possible to find solution
by using सुपर नोड टेक्निक। समझने की कोशिश करिए, जब भी एक दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का बेटा मतलब क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि जिसके साथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, दैट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स कैन बी, आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन बी ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इट कैन बी एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वो मैटर नहीं करेगा, बट उसके सीरीज में कोई रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो मतलब किसी भी दो नोड के बीच में अगर किसी भी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो उन नोड्स को हम कहते हैं सुपर नोड। अब दिक्कत क्या आएगी सर, अगर किसी दो नोड के बीच में अगर एक बेसिकली एक क्या कहते हैं वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो आप वहां केसीएल कैसे लगाएंगे? ठीक है, देखो एक बार कैसे होता है। तो इस सुपर नोड के लिए नॉर्मली नोडल एनालिसिस के लिए क्या कंसेप्ट यूज होता है? केसीएल और ओम्स लॉ। बट इस सुपर नोड कंसेप्ट के लिए केसीएल लगेगा, ओम्स लॉ लगेगा और केवीएल भी लगेगा। क्वेश्चन सॉल्व देखिए, तुरंत आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सुपर नोड वाला। क्वेश्चन देखिए पहले, क्वेश्चन इज फाइंड नोड वोल्टेजेस ऑफ नेटवर्क शोन बिलो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, -+10 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, this is 5 ampere current source, this is 4 ohm resistor, this is 8 ohm resistor। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, आप प्रिंसिपल नोड पहचानिए। तो देयर इज वन प्रिंसिपल नोड V1, देयर इज वन प्रिंसिपल नोड इज V2, देयर इज वन प्रिंसिपल नोड इज V3 एंड देयर इज फोर्थ प्रिंसिपल नोड इज V4। V4 को मैं क्या मान लेता हूँ? रेफरेंस नोड मान लेता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ? ग्राउंड कर देता हूँ। माई फोर्थ नोड इज रेफरेंस नोड और इसका पोटेंशियल कितना है? ग्राउंडेड है ये। ठीक है, अब नॉन रेफरेंस नोड कितनी है? V1, V2, V3। अब तुमने फॉर एग्जांपल केसीएल लगाना शुरू किया V1 के लिए, तो क्या आएगा? V1/4, V1 - V2/2 और एक थर्ड ब्रांच जा रही है ये कि V1 से V3 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो क्या इसके लिए तुम केसीएल इक्वेशन लिख सकते हो? नो सर, मैं इसके लिए केसीएल इक्वेशन नहीं लिखता हूँ, क्योंकि V3 भी कोई रेफरेंस नोड तो है नहीं, वहाँ कोई पोटेंशियल जीरो तो है नहीं। अगर ये V3 एक रेफरेंस नोड होती तो मैं डायरेक्टली कह देता कि V1 की वैल्यू कितनी है? -10 वोल्ट। बट V3 तो भाई नहीं है नोड, कि V3 तो कोई रेफरेंस नोड तो है नहीं, तो वहाँ भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर नोड। मतलब ये कि V1, ये जो नोड 1 है और ये जो नोड 3 है, ये कौन सा है? सुपर नोड। तो फिर क्या कंसेप्ट करें सर, क्या तरीका है, क्या सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन को, इस ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का? बेटा सुपर मैश में भी यही होता था कि जितना उस अफेक्टेड वाली ब्रांच को छोड़ के बाकी ब्रांच के लिए आप मैश लगा दो। ऐसे ही सर यहाँ पर कि इस V1 फर्स्ट वाली नोड और जो थर्ड वाली नोड जो सुपर नोड बन रही हैं, उनमें ये जो अफेक्टेड ब्रांच है, ये जो 10 वोल्ट वाली ब्रांच है, इसको छोड़ के बाकी सारे के लिए आप नोडल एनालिसिस का इक्वेशन लिख लीजिए। V1 के लिए नोडल एक्सप्रेशन लिख लीजिए, V3 के लिए नोडल एक्सप्रेशन लिख लीजिए, केसीएल इक्वेशन लिख लीजिए और उनको एक ही में कंपाइल करके लिख दीजिए। अब उसके बाद फिर इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए इक्वेशन लिख दीजिए। समझिए क्वेश्चन कैसे करिए। कैसे? मैंने V1 के लिए क्या लिखा? अफेक्टेड ब्रांच को छोड़कर केसीएल इक्वेशन, तो क्या बनेगा? V1/4 प्लस V1 - V2/2। सर ये V1/4 कैसे लिखा? क्योंकि ये वाली नोड तो मेरी क्या है? 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? V1 - 0/4 और ये वाली क्या हो जाएगी? V1 - V2/2। अब एक ब्रांच बचेगी, अफेक्टेड ब्रांच है, अफेक्टेड ब्रांच को टच नहीं करना है। अब V3 के लिए लिखो। V3 के लिए क्या हो जाएगा? V3/8 प्लस V3 - V2/2 और थर्ड ब्रांच कौन सी बची? ये अफेक्टेड वाली ब्रांच बची, इसको छोड़ दो।
और इन दोनों नोडल इक्वेशंस की जो है ये उनको कंपाइल करा दो, एक में इक्वल टू 0 करा दो। बात सभी को समझ में आ गया बेटा? क्या करना है, जो दो नोड अफेक्टेड है उनके लिए आप केसीएल की इक्वेशन लिखिए और दोनों को कंपाइल कर दीजिए एक ही में। इसके अलावा अब इस v1 माइनस v3 के लिए कैसे लिख सकते हैं, इनके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं केवीएल से, v1 प्लस 10 माइनस v3 इक्वल टू 0। ये एक क्या हो गया, ये एक केवीएल इक्वेशन हो गई। तो इसके लिए v1 माइनस v3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 माइनस v3 इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सर सेकंड वाली नोड भी क्या सुपर नोड है? नो, सेकंड वाली नोड कोई नोड नहीं, उसके लिए नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड वाली नोड की तो नॉर्मल केसीएल इक्वेशन लिखी जाएगी ना, अप्लाइंग केसीएल एट नोड, अप्लाइंग केसीएल एट नोड सेकंड। तो इसके लिए नॉर्मल, ये तो नॉर्मल केसीएल इसके लिए लिखा जाएगा। तो v2 माइनस v1 बाई 2 माइनस 5 प्लस v2 माइनस v3 बाई 2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशंस आर गिवन। इसके लिए आप लोग आंसर, इसके लिए आप 3 मैथमेटिकल इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करिए तो v1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 वोल्ट, v2 की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट और v3 के लिए वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट। दिस इज द आंसर। v1 इक्वल टू 10 वोल्ट, v2 इक्वल टू 20 वोल्ट, v3 इक्वल टू 20 वोल्ट। ये कैसे आया बेटा, ये समझ में आया? सुपर नोड का कंसेप्ट सभी को समझ में आया बेटा? क्या करना है, जितनी नोड अफेक्टेड है उन नोड के लिए कंबाइंड एक आप केसीएल की इक्वेशन लिख दीजिए अफेक्टेड वाली ब्रांच को छोड़कर, और जो अफेक्टेड वाली ब्रांच में जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को आप लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये अफेक्टेड वाली ब्रांच के लिए एक्सप्रेशन लिखा, और नॉर्मल जो नॉन अफेक्टेड नोड्स है उनके लिए नॉर्मल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। एक क्वेश्चन सुपर नोड का और देखते हैं, ठीक है? चलिए, फाइंड नोड वोल्टेजेस ऑफ सर्किट shown below, that is plus minus 12 volt, there is one current voltage source, that is 2i, this is voltage source 2i, this is 1 ohm resistor, this is 2 ohm resistor, this is 4 ohm resistor, 4 ohm resistor, ठीक। दिस इज योर सर्किट डायग्राम। यहाँ पर ये जो ब्रांच में जो करंट है दैट इज आई, ठीक है? दिस इज 1 ohm, दिस इज 2 ohm, दिस इज 4 ohm, दिस इज 4 ohm प्लस माइनस 2i, दिस इज 12 वोल्ट। तो बेटा यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स होंगी? सर एक प्रिंसिपल नोड तो दिस इज 1, ये प्रिंसिपल नोड इज 2, ये प्रिंसिपल नोड इज 3, ये प्रिंसिपल नोड इज 4। ऑफ 4 प्रिंसिपल नोड है, इन्होंने ऑलरेडी सर हमें ग्राउंड दे दिया, मतलब कि ये फोर्थ नोड इज ए रेफरेंस नोड और वी हैव अज्यूम्ड इट एज ग्राउंडेड पोटेंशियल। तो सर 3 नोड है, 3 नॉन रेफरेंस नोड है। अब क्या इन 3 नॉन रेफरेंस नोड के लिए क्या कोई सुपर नोड बनना है? बिल्कुल बनना है सर। देखिए 1 और 2 का एक 1 और 2 के बीच में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और एक 1 और 3 के बीच में भी 1 और 3 के बीच में भी क्या है, एक आपका क्या है, एक 1 और 3 के बीच में भी एक 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो मतलब सर ये भी, मतलब सर तीनों के तीनों नोड क्या है, इसमें सुपर नोड है। तीनों के तीनों नोड है सर, 1 से 2 के बीच में भी है, 1 से 3 के बीच में भी है। मतलब सर ये तीनों के तीनों जो नोड है वो सुपर नोड है, क्योंकि देखिए 1 से भी एक 2 का रिश्ता हो रहा है और 3 से 1 का भी एक रिश्ता हो रहा है, 1 के साथ में ये 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। मतलब सर ये तीनों नोड सुपर नोड है। तो इन तीनों के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंबाइंड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अफेक्टेड वाली ब्रांच को छोड़ दो, बाकी सबके लिए केसीएल की इक्वेशन लगो और उनको कंपाइल कर दो। तो जैसे v1/4 इस वाली ब्रांच के लिए बेटा v1/4।
अब क्या वन नोड के पास में और कोई नोड है जो अफेक्टेड ब्रांच ना हो? सर ये वाली ब्रांच भी अफेक्टेड है, ये वाली ब्रांच भी अफेक्टेड है, 12 वोल्ट वाली ब्रांच भी अफेक्टेड है, 2i वाली भी अफेक्टेड है, तो उसको छोड़ दो। V2 के बारे में बात करो। सर V2 के लिए एक तो ये है 1 ओम वाला, इसको कैसे कर सकते हैं? V2/1। एक ये है, कौन सा वाला? ये वाला। तो V2 माइनस V3, वेट अ मिनट, y2 ओम। बस सभी को समझ में आ रहा है बेटा? V2 माइनस V3/2 ओम बाई 2 ओम, एक ये बन गया। और तो सर V2 के लिए ये वाली ब्रांच है, तो ये तो अफेक्टेड ब्रांच है, इसको तो टच नहीं कर सकते। नाउ अगेन 3 के लिए लिखो V3/4, और V3 के लिए कौन सी? V3 के लिए ये वाली V2 वाली ब्रांच भी है, तो V3 माइनस V2/2 इक्वल टू 0। ये बात सभी को समझ में आ रही है बेटा? तो क्या इक्वेशन हो गई? V1/4 प्लस V2/1 प्लस V2 माइनस V3/2 प्लस V2 माइनस V3/2 प्लस V3/4 प्लस V3 माइनस V2/2। ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। देन अब सर अफेक्टेड वाले ब्रांच के लिए एक्सप्रेशन लिखो, तो एक एक्सप्रेशन क्या बनेगा? V1 माइनस V2 इक्वल टू 2i। एक रिलेशन क्या बनेगा? V1 माइनस V3 इक्वल टू 12 वोल्ट। और सर ये I वाला जो चक्कर है, ये I का रिलेशन क्या होता है? I है इक्वल टू V3/4 इज I। यहां से आप अपने इक्वेशन, एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, और ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ बचा ही नहीं है। सभी को बात समझ में आ रही है बेटा? एक इक्वेशन तो ये हो गई कंबाइंड इक्वेशन, एक सेकंड वाली इक्वेशन ये हो गई, ये थर्ड वाली इक्वेशन ये हो गई, और एक फोर्थ वाली इक्वेशन ये हो गई। इस तरह के चार इक्वेशन को आप सॉल्व करके अपना आप आंसर निकाल लेंगे, जो भी आंसर आपका निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही बेटा कंसेप्ट था मेन, इन्हीं कंसेप्ट को लेकर, इसमें और कुछ नहीं था सुपर नोड में। इसी तरीके से सुपर नोड के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। नाउ कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the figure shown below. What will be the possible range of RAB? क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। This is 16 ohm, this is 8 ohm, this is 4 ohm, this is 2 ohm, this is 1 ohm, और यहाँ पर एक कुछ अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू तुमको नहीं पता है। ठीक है, और दिस इज ए और दिस इज वी। आपको ये RAB की वैल्यू निकालनी है। तो सर ये कैसे निकालेंगे RAB? सर ये सारे क्या है? पैरेलल में 16 ओम है, 8 ओम है, 4 ओम है, 2 ओम है, 1 ओम है, और ये कुछ एक अननोन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। इसका मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेता हूँ R'। तो मुझे पता है सर पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस गिवन है तो इनका जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, 1/RAB इक्वल टू 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 प्लस 1 प्लस 1/R'। इस रिलेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा। तो यहाँ से 1/RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/1, ये हो जाएगा 31/16 प्लस 1/R'। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो बेटा ये रिलेशन आ जाएगा। नाउ अब मुझे यहाँ से ये बोला है कि RAB की मैक्सिमम पॉसिबल रेंज क्या हो सकती है। तो सर R' एक रेजिस्टेंस है, कंबाइंड रेजिस्टेंस है, तो R' की जो एक्सट्रीम कंडीशन में वैल्यू क्या हो सकती है? तो या तो R' की वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, और R' की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इन्फिनिटी।
या तो आर डैश की मिनिमम वैल्यू हो सकती है जीरो, तो उसके लिए भाई एक वैल्यू आ जाएगी, और एक आर डैश की वैल्यू होती है मैक्सिमम दैट इज इन्फिनिटी, उसके लिए वैल्यू आ जाएगी। तो उन दो एक्सट्रीम कंडीशन निकाल लेता हूँ, मेरा आर ए भी उनके बीच में आएगा, रेंजेस मुझे पता पड़ जाएंगी। तो अज्यूम आर डैश इक्वल टू जीरो, तो वन अपॉन आर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन आर ए बी इक्वल टू 31/16 प्लस वन अपॉन जीरो। ठीक है, अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो पहले ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे तो दिक्कत आएगी। पहले ऐसा कर लेता हूँ मैं, आप कहोगे सर ये तो इन्फिनिटी हो गया सर, ये तो हम दिक्कत हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से आर ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए बी की वैल्यू यहाँ से इस रिलेशन से 31 रिलेशन जो आ जाएगा दैट इज 16/31 इंटू आर डैश अपॉन 16/31 प्लस आर डैश। तो यहाँ से रिलेशन जो आ जाएगा 16 आर डैश प्लस 16/31 आर डैश, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अभी सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। तो अगर मैंने आर डैश की वैल्यू मैंने जीरो मान ली, अज्यूम पहले केस में, तो आर डैश की वैल्यू जीरो मानी आपने, तो ये तो मल्टीप्लाई इंटू जीरो हो गया, आर ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। कुछ सोचना ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अगर आर डैश की वैल्यू जीरो मान ली, 16 टू आर डैश होगी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई पहले वाले केस में। फॉर फर्स्ट केस, इसको फर्स्ट केस मान लेता हूँ मैं, दिस इज माई फर्स्ट केस। सेकेंड केस कि आर डैश मैंने माना इन्फिनिटी, अज्यूम, तो आर ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 16 इंटू आर डैश, 16 प्लस 31 आर डैश। बेटा इन्फिनिटी है तो आर डैश कॉमन ले लो, 16 प्लस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डैश ये आर डैश ये रहा, तो ये क्या आएगी 16 डिवाइड बाई आर डैश प्लस 31, आर डैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर डैश की और इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/31, और 16/31 होता है 0.516। तो मतलब सर ये कि आर ए बी आर डैश की वैल्यू जब इन्फिनिटी होती है तो आर ए बी की वैल्यू 0.516 होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आर ए बी कितनी हो सकती है, 0.516 हो सकती है। और आर ए बी की वैल्यू जब आर डैश की जीरो होती है तो आर ए बी की वैल्यू कितनी मिलती है, जीरो। तो आर ए बी की रेंज क्या आ गई, आर ए बी की जो रेंज आ गई वो जीरो से लेकर 0.516, दिस इज द रेंज फॉर आर ए बी। तो कभी कभी कुछ इस तरीके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हमसे कभी रेंज पूछ लेंगे बेटा, तो आपको ये यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको दो वैल्यूज देनी पड़ेगी, उन दो वैल्यूज को लेकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई थिंक बेटा दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन में होमवर्क और दूंगा। अभी तक मैं आपको क्वेश्चन कितने होमवर्क दे चुका हूँ, एक क्वेश्चन में आपको दे चुका हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया हुआ है ना। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क को और मिलेगा, दो क्वेश्चन को आपके होमवर्क को मिलेंगे, और उन क्वेश्चन को आप होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, तो इस क्वेश्चन को भी आप आंसर निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फाइंड वोल्टेज ड्रॉप, फाइंड वोल्टेज ड्रॉप across terminal XY फाइव वोल्ट, 2 ohm, 4 ohm, 10 volt, 2 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 2 ohm, 10 volt. This is plus minus 2 volt. This is 4 ohm. This is 2 ohm. This is minus plus 5 volt. ठीक है, this is बेटा x, this is y, this is a, this is b। तो आपको यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टर्मिनल एक्स वाई बताना है, मतलब आपको यहाँ पे वी एक्स माइनस वी वाई बताना है कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर अगले वाले जो लेक्चर होगा उसमें ये क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर एक नोडल एनालिसिस के बारे में देखा कि व्हाट इज नोडल एनालिसिस, व्हाट इज द प्रोसीजर। हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है नोडल एनालिसिस के लिए, ठीक है बेटा। और उसके बाद हम लोगों ने एक सुपर नोडल एनालिसिस का भी कंसेप्ट देखा कि सुपर नोडल एनालिसिस का कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम सुपर नोडल को लगाते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। देन हम लोगों ने फिर कुछ एक दो क्वेश्चंस अच्छे किए और आप लोगों के लिए 2 होमवर्क है, ठीक है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड वेल। और जो लोग अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। आने वाली क्लासेस में भी हम इसी तरीके से जो आगे हमारे टॉपिक्स हैं उनके लिए हम लेक्चर बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।